चैप्टर का नाम क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एनालिसिस करना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एनालिसिस करना। यार सारे शांत हो जाओ। तुम लोग क्यों हर बार लेट कैसे हो सकते हो तुम लोग एवरी डे? अपना प्लीज शांति, है ना? तुम लोग लिखना मेरे साथ साथ, और जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उस पर ध्यान देना। चैप्टर 2 अपन पढ़े स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, जिसमें अपन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एनालिसिस करते हैं। अगर मैं ये चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूं तो ये 6 टॉपिक्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जिसमें से अपन ने एक टॉपिक कंप्लीटली पढ़ा ही नहीं है। पहला है नॉर्मल स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है। दूसरा है बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब। तीसरा है प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। चौथा इंडस्ट्री की एनालिसिस करना, इंडस्ट्री एनालिसिस। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। इसमें मैं क्या नहीं डाल रही हूं वो है मार्केट एंड कस्टमर, मार्केट एंड कस्टमर। यस। तो अगर मैं चैप्टर 2 को 6 हिस्सों में बांटू, जिसमें से अभी मैंने 5 लिखे हैं, तो पहला है नॉर्मल स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है। दूसरा है बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें अपन ने पढ़ा था माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तीसरा प्रोडक्ट के बारे में समझना और इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत समझना। और चौथा है उस इंडस्ट्री को एनालाइज करना, चौथा है उस इंडस्ट्री को एनालाइज करना। जो अपन ने पोर्टर 5 फोर्सेस पढ़े थे वो क्या था, इंडस्ट्री की एनालिसिस ही तो थी। हम पोर्टर 5 फोर्सेस में क्या करते हैं, हम इंडस्ट्री का कंपटीशन का प्रेशर चेक करते हैं, इंडस्ट्री के कंपटीशन का प्रेशर चेक करते हैं। आज लेट हुआ है, शर्म आ रही है? ठीक है। पांचवा है कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था, कंपटीशन लैंडस्केप पढ़ा था, और अपन ने की सक्सेस फैक्टर्स पढ़ा था। कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप पढ़ा था और की सक्सेस फैक्टर्स पढ़ा था। और एक और है विच इज कस्टमर एंड मार्केट, जो अपन ने नहीं पढ़ा। हालांकि कल अपन ने चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा सा इसका शुरुआत किया था, थोड़ी सी इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। पहला है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, ये टॉपिक अभी अभी अपन पढ़े थे। क्या मतलब है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का? क्या क्या मतलब है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का? किन दो तरीके की एनालिसिस करना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एनालिसिस से क्या निकल के आता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। और एक्सटर्नल एनालिसिस से अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज को देखने का मतलब क्या है, अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज को देखने का मतलब क्या है, इंटरनल एनालिसिस करना। और वहीं पर बाहर के मार्केट को देखना, मतलब कंपटीशन को देखना, कस्टमर को देखना, इंडस्ट्री को देखना, मैक्रो एनवायरनमेंट को देखना। इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल एनालिसिस करना। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस बोलता है आपको ना दो तरीके की एनालिसिस करनी पड़ती है। बेटा जी आप बिजनेस चालू करना चाहते हो, आप बिजनेस के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, आप कोई गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए दो तरीके की एनालिसिस करो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एनालिसिस जिससे आती है दो चीजें निकलकर, विच आर strengths and your weaknesses। और एक्सटर्नल एनालिसिस जिससे दो चीजें निकल के आती है, विच आर अपॉर्चुनिटीज एंड। अच्छा, इंटरनल एनालिसिस का मतलब है अपनी इंटरनल
बेटा आज आया है, आज ही निकाल दूंगी, समझ आ रहा है। और एक चीज तो पक्के में तेरे को उधर शिफ्ट करूंगी, तेरे मुंह से आवाज आ गई तो। दो तरीके की एनालिसिस होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल से अपन को क्या पता चलता है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, एक कंपनी की वीकनेसेस क्या है। मुझे जरा बताना, कंपनी का अगर फाइनेंस बहुत वीक है तो, अगर कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो, कंपटीशन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो, थ्रेट। यानी बाहर की चीजें अपने लिए क्या है, या तो अपॉर्चुनिटीज है या थ्रेट्स है, लेकिन अपनी इंटरनल चीजें क्या है अपने लिए, या तो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। यानी अपनी इंटरनल रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज आर आर इंटरनल एनालिसिस। वहीं पर कस्टमर एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस, कंपटीशन एनालिसिस, यार एक और है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में क्या आता होगा, मार्केट किस तरीके से ग्रो कर रहा है, मार्केट का साइज कितना है, मार्केट के कितने सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन है मतलब मार्केट नॉर्थ में ज्यादा अच्छा हो सकता है, मार्केट साउथ में ज्यादा अच्छा हो सकता है, यानी मार्केट को समझना। और चौथा है अपने मैक्रो एनवायरमेंट को समझना। अगर ये सब कर लिया, यानी आपने क्या कर लिया, आपने पूरा एक्सटर्नल एनालिसिस कर लिया। अगर आपने चार चीजें कर ली, कस्टमर, कंपटीशन, मार्केट, मैक्रो, कस्टमर, कंपटीशन, मार्केट, मैक्रो, ये चार चीजें समझ लिया तो आपने आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समझ लिया। और यहां बोलता है कि अगर आपने एक अपना परफॉर्मेंस समझ लिया, परफॉर्मेंस मतलब हमने बात किया था क्या कि मेरी कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो ये स्ट्रेंथ है कि वीकनेस, हाँ। यानी मेरी परफॉर्मेंस कॉस्टिंग में बहुत अच्छी है, या मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथ। मेरा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, स्ट्रेंथ। यार मेरे सर्विसेज उतने अच्छे नहीं है, वीकनेस। ये सब क्या है, अपनी खुद की परफॉर्मेंस। और दूसरा होता है डिटर्मिनेंस। सुनना वर्ड, डिटर्मिनेंस। डिटर्मिनेंस का मतलब है आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, आपका फाइनेंस कैसा है, क्या बोलते हैं, आपका पास्ट परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है, ये सब आ गया आपके डिटर्मिनेंस एनालिसिस में। मतलब आपको एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए देखना पड़ता है सीसीएमएम, आपको एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए देखना पड़ता है आपका कस्टमर, आपका कंपटीशन, आपका मार्केट, आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। वहीं आपको इंटरनल एनालिसिस के लिए देखना पड़ता है खुद के इंटरनल रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, विच आर परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड डिटर्मिनेंट एनालिसिस। इससे क्या होता है यार, ये एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस क्यों किया जाता है, थोड़ा बोलो नहीं तो ना। स्ट्रैटेजी फॉर्म करने के लिए। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं, सिंपल। अब आपकी एक सेकेंड बुक खोलना, बुक में एक डायग्राम है। एक्सक्यूज मी। ये डायग्राम देखो, एक्सटर्नल एनालिसिस में हम क्या क्या करते हैं, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। वहीं पर इंटरनल में क्या करते हैं, एक तो हम करते हैं डिटर्मिनेंट्स अपने चेक, और एक करते हैं हम अपने परफॉर्मेंस चेक। डिटर्मिनेंट एनालिसिस में देखना आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं, आपके फाइनेंस की चीजें कैसी है, आपको कोई कंस्ट्रेंट्स है क्या, जैसे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, ये सब किस में आ गया, डिटर्मिनेंट एनालिसिस में आ गया। इससे क्या होता है, एक से निकल के आता है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, दूसरे से निकल के आता है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। एट द एंड आप क्या कर पाते हो, आप स्ट्रैटेजी फॉर्म कर पाते हो, और उससे एट द एंड आपको गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपके फुलफिल होते हैं, अचीव होते हैं। डन। अब आते हैं प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री में। ये डन है क्या, लिख लिया क्या सबने, लिख लिया, हाँ। अब आते हैं प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री में। मैंने ना एकदम 2 मिनट में प्रोडक्ट की कुछ फीचर्स बताए थे, किसको याद है क्या, बताओ। करेक्ट,
टैंजिबल होता है? क्या प्रोडक्ट सिर्फ टैंजिबल होता है? प्रोडक्ट इंटैंजिबल भी हो सकता है. मैं क्या कर रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं. दिस इज एन इनटैंजिबल प्रोडक्ट. थर्ड, पिवटल फॉर बिजनेस होता है. फोर्थ, ठीक है, प्रोडक्ट के 5 फीचर्स होते हैं. यार ये भी क्वेश्चन आप लोगों के अभी मतलब मई या सितंबर के पेपर में आया है कि प्रोडक्ट के 5 फीचर्स बताओ. तो प्रोडक्ट के बहुत सिंपल से 5 फीचर्स है. एक, प्रोडक्ट कम्स विद अ प्राइस. कुछ भी चीज फ्री नहीं होती है यार. अगर एक इंसान बिजनेस कर रहा है ना, अगर एक इंसान बिजनेस कर रहा है ना, तो वो एक प्राइस अपने प्रोडक्ट को एक प्राइस में बेचेगा. यानी प्रोडक्ट इज अटैच टू अ प्राइस. दूसरा, प्रोडक्ट की एक यूजफुल लाइफ होती है. अपन ने देखा ही है कि आप कोई ब्रेड ही खरीद लो यार, ब्रेड की एक्सपायरी होती है 2 दिन की. यानी हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई यूजफुल लाइफ होती है. तीसरा, प्रोडक्ट से आप लोगों को मिलता क्या है? कुछ वैल्यू. तभी तो इंसान प्रोडक्ट खरीदता है. उसमें कुछ तो ऐसे फीचर्स हैं, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिससे आपको वैल्यू मिलती है, विच इज वाई आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो. चौथा है कि बिजनेस चल ही क्यों रहा है? और प्रोडक्ट. बिजनेस का एट द एंड सेंटर क्या है? एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एट द एंड सेंटर क्या है? सेंटर में क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक सर्विस प्रोवाइड करना. सपोज मैं ये टैब यूज कर रही हूँ, तो ये टैब बेचने वाले का मेन चीज क्या है? ये टैब बेचना, ये प्रोडक्ट बेचना. मतलब प्रोडक्ट इज वेरी टू अ बिजनेस. और लास्ट है, प्रोडक्ट कैन टैंजिबल और इनटैंजिबल. फटाफट लिखो फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट. इट कम्स विद अ प्राइस, it has a useful life, it is very pivotal for business, business इसी के दम पे चल रहा है. it can be tangible और intangible. tangible मतलब good, intangible मतलब service. और लास्ट है, it creates value for customer satisfaction. it creates value for customer satisfaction. नहीं तो कोई इंसान कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. Price, useful life, it is pivotal for business, it can be tangible, it can be intangible, and it creates a value for customer satisfaction. It creates a value for customer satisfaction. डन है क्या? यहां पर ये पॉइंट याद हो गया? हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस अब मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में घुस गया होगा पूरे तरीके से. ओके, इसके बाद के जो 2 कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को वैसे भी याद रहेंगे. पहला है पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. क्या क्या होते हैं? 1 2 5 6, 1 2 5 6 8. क्या है? इंट्रोडक्शन है या ग्रोथ? 8 15 20 40 80 80 85 90 85 80 80 70 60 50. प्रोडक्ट जैसे जैसे टाइम गुजरता है, प्रोडक्ट की कुछ लाइफ साइकिल आती है. जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे प्रोडक्ट भी बड़ा होता है विथ टाइम. उसकी भी सेल्स या तो बढ़ती है या मैच्योर होती है या घटती है. यानी एक्चुअली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को अगर मैं देखूं पीएलसी, तो इट इज अ समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं? देयर इज this stage, there is this stage, and then there is this stage. करेक्ट है क्या? अच्छा, ये क्या है? ये है टाइम. टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. अगर तो उसके साथ साथ सेल्स का इंपैक्ट देखना. अगर टाइम बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ सेल्स का इंपैक्ट देखना. 4 स्टेजेस से एक प्रोडक्ट गुजरता है. पहला है, दूसरा पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है मैच्योरिटी, चौथा है डिक्लाइन. अच्छा, इंट्रोडक्शन के अगर मैं कुछ फीचर्स बोलूं, अगर मैं इंट्रोडक्शन के कुछ फीचर्स बोलूं, तो इंट्रोडक्शन में जो सेल्स ग्रो होता है, क्या सेल्स ग्रो नहीं होता? सेल्स ग्रो होता है बट कम रेट पे. सेल्स ग्रो होता है बट कम रेट में. कंपटीशन
नेग्लिजिबल, प्राइजेस प्रीमियम, प्रॉफिट हाई ना, हाई होगा ना, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि आप प्रीमियम प्राइसिंग, आप प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर पा रहे हो। कस्टमर अवेयरनेस, देखो इंट्रोडक्शन, सेल्स ग्रोथ 2, कंपटीशन नेग्लिजिबल, प्राइजेस प्रीमियम, कस्टमर अवेयरनेस, फिर आता है ग्रोथ का स्टेज। ग्रोथ के स्टेज में क्या होता है, सेल्स ग्रोथ बहुत रैपिड होती है। दूसरा, कंपटीशन बढ़ता है जिसके कारण प्राइसेस गिरती है, कंपटीशन बढ़ता है जिसके कारण प्राइसेस गिरती है, और कस्टमर में अवेयरनेस बहुत ज्यादा फैल जाता है, मतलब मार्केट बढ़ जाता है, मतलब मार्केट बढ़ जाता है। लिखना, सेल्स ग्रोथ रैपिड, पहले वाले में अपन ने सेल्स ग्रोथ लिखा था बट लो सेल्स ग्रोथ, अभी दूसरे में क्या है, सेल्स ग्रोथ है बट रैपिड, कंपटीशन इंक्रीजेस, प्राइजेस डिक्रीज, क्यों, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो इवेंचुअली प्राइस थोड़ा सा गिरेगा ही। कस्टमर मार्केट बढ़ जाता है, कस्टमर मार्केट अवेयरनेस बढ़ जाती है। ठीक है, मैच्योरिटी में क्या होता है यार, स्टेबिलिटी आ जाती है। मैच्योरिटी में कंपटीशन एट इट्स मैक्स होता है, मार्केट स्टेबल हो चुका होता है, आपको आपके प्राइसेस सबसे कम रहते हैं, आपके प्राइसेस सबसे कम रहते हैं, क्यों, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नाउ प्राइसेस इज कमिंग ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, यू आर नो मोर एबल टू फिक्स द प्राइसेस, प्राइसेस आर फिक्स एज पर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। अब आप क्या कर सकते हो, आप बस अपनी कॉस्टिंग कम करने की कोशिश कर सकते हो, क्यों, ताकि प्रॉफिट बना रहे, ताकि प्रॉफिट बना रहे। प्रॉफिट पर यूनिट सबसे कम कहां होता है, अच्छा देखो, सेल्स स्टेबलाइजेस, कंपटीशन एट इट्स मैक्स, प्रॉफिट पर यूनिट डिक्लाइंस, प्राइसेस लो, लास्ट है डिक्लाइन। डिक्लाइन स्टेज जनरली कब आता है यार, जब मार्केट में नया प्रोडक्ट आ जाता है। 4G का डिक्लाइन तब आएगा जब 5G अपने पीक में आ जाएगा, पेट्रोल का डिक्लाइन तब आएगा जब ईवी अपने पीक पे आ जाएगा। मतलब कभी कभी डिक्लाइन इसलिए होता है क्योंकि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए। यहाँ क्या होता है, प्रॉफिट भी डिक्लाइन होता है, प्राइसेस भी डिक्लाइन होते हैं, सेल्स भी डिक्लाइन होता है। यहाँ से या तो डाइवेस्ट कर दो या इसको रिट्रेंच करने की कोशिश करो, या तो डाइवेस्ट कर दो या टर्न अराउंड करो या लिक्विडेट करने की कोशिश करो। डिक्लाइन इतना लिख लो, सेल्स, प्राइजेस, प्रॉफिट्स फॉल, डाइवेस्ट या रिट्रेंच, डाइवेस्ट या रिट्रेंच एज अ स्ट्रैटेजी, डाइवेस्ट या रिट्रेंच एज अ स्ट्रैटेजी। डन, सबने लिख लिया। ये है प्रोडक्ट, हम क्या पढ़े, प्रोडक्ट और इंडस्ट्री पढ़े। प्रोडक्ट में हमने सबसे पहले 5 फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट पढ़े। प्रोडक्ट इज अटैच्ड विद द प्राइस, प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ, प्रोडक्ट हैज सम फीचर्स व्हिच क्रिएट्स वैल्यू फॉर द कस्टमर, प्रोडक्ट इज टैंजिबल और इनटैंजिबल, और लास्ट में प्रोडक्ट इज पिवटल फॉर बिजनेस। फिर हमने पढ़ा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, और अब हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, तो बोलते हैं यार कोई भी बिजनेस में कुछ मशीन्स होती है, कुछ लोग होते हैं, कुछ एक्टिविटीज होती है, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, बट ये सबका कोई मीनिंग नहीं निकल कर आएगा जब तक आप इसको इंटरलिंक ना कर दो, जब तक आप हर एक्टिविटी को एक वैल्यू चेन की तरह ना सोचो, अलग अलग सोचने की जगह उसको एक चेन की तरह सोचो, तभी जाकर आप कुछ एक्चुअल एनालिसिस कर पाओगे, और तभी जाकर आप कुछ ऐसी एफिशिएंसीज या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ला पाओगे जिससे क्या होगा, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट होंगे। जैसे
मारुति ने अपन ने वो देखा था, मारुति का रेलवे प्लेटफॉर्म्स, ट्रैक्स, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यार, वो चाह रहे हैं कस्टमर तक माल जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, यानी वो क्या कर रहे हैं, वो एक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द कस्टमर। और ये किस तरीके से कर रहे हैं, बाय देयर आउटबाउंड, बाय द आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ये जो अमेजोन 2 दिन में या ड्रोन के थ्रू 2 घंटे में सामान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो क्या कर रहा है, वो अपने इनबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक से एक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जो टेस्ला का ऑपरेशंस देखा था अपन ने, जो इतनी हेवी मशीनरी से वो लोग ऑपरेशंस करते हैं, उनकी मशीन को भी उन्होंने ही बनाया। वो सब क्यों है, ताकि जल्दी से जल्दी ऑपरेशंस हो सके। यार कितने लोग मार्केटिंग करते हैं, और मार्केटिंग मतलब एट इट्स मैक्स मार्केटिंग, ताकि माल जल्दी सके लोगों को। मेरे प्रोडक्ट, कोको कोला, आज भी कोको कोला के अपन ने वो 2-3 ऐड देखे थे, कोई मतलब नहीं था उस ऐड का, लेकिन फिर भी उन लोग हेवी स्पेंडिंग कर रहे थे, क्योंकि लोगों तक उसका प्रोडक्ट पहुंचे। और लास्ट है आफ्टर सेल सर्विसेज, लास्ट है आफ्टर सेल सर्विसेज। यार आप अपने मम्मी पापा से कभी पूछना, अगर वो लोग घर पे कुछ भी फिटिंग करवाते हैं ना, कुछ भी, तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि अगर ये खराब हुआ तो क्या, मतलब वो लोग ये नहीं पूछते हैं कि ये कितने टाइम चलेगा, अगर ये खराब हुआ तो तेरी आफ्टर सेल सर्विस क्या है, क्या तू इसको इजीली बदल सकता है, क्या ये हमको बदलना पड़ेगा, मतलब व्हाट इज द आफ्टर सेल सर्विस दैट यू प्रोवाइड। यानी वैल्यू चेन एनालिसिस इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, क्या क्या है, वैल्यू चेन एनालिसिस में कौन सी 2 एक्टिविटीज आती है, प्राइमरी और सपोर्टिंग। ये प्राइमरी और सपोर्टिंग एक्टिविटी से होता क्या है, एट द एंड वैल्यू क्रिएशन होता है, किसके लिए, कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स के लिए कैसे वैल्यू क्रिएट हो सकता है, या तो डिफरेंशिएशन करके, या दूसरा वैल्यू क्रिएट हो सकता है कि कॉस्टिंग कम करके। अब सोचो ना, अगर कोई कंपनी है, अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, तो वो भी तो वैल्यू क्रिएशन है, वो कस्टमर्स के लिए नहीं है, वो शेयर होल्डर्स के लिए। यानी आप अपने वैल्यू चेन एनालिसिस करके एफिशिएंसी ला सकते हो, एफिशिएंसी लाओगे तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगा। देखना फटाफट, एक छोटा सा डायग्राम बना लो बस, वैल्यू चेन एनालिसिस। हाँ जी, नीचे 5 चीजें क्या आएगी, सब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अच्छा अब सारी लड़कियां एक बार शांत, लड़के, अच्छे लड़के, प्यारे बच्चे, चलो अब सिर्फ लड़के एक बार बोलेंगे 5 प्राइमरी एक्टिविटीज क्या क्या है। अच्छा मैं गिनती कर रही हूं, आप लोग बोले हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखो, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड सर्विसेज। सुनना, इनबाउंड में आप क्या क्या वर्ड्स लिख सकते हो, प्रोक्योरमेंट, और व्हाट आर द वर्ड्स दैट यू विल यूज, रिसीव करना, सुनो सुनो बहुत जरूरी है, रिसीव करना, माल रिसीव करना, उसको स्टोर करना, उसको इनपुट तक, मतलब सॉरी, उनको मशीन्स तक पहुंचाना, रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट्स, रिसीविंग, receiving the raw material, storing the raw material and distributing. मैं यहाँ प्रोक्योरमेंट वर्ड क्यों नहीं लिख रही हूं,
क्योंकि वो सपोर्टिंग एक्टिविटी है। जो प्रोक्योरमेंट है वो क्या है? सपोर्टिंग एक्टिविटी है। एक बार आपने प्रोक्योर कर लिया तो उसके बाद शुरू होता है लॉजिस्टिक का पार्ट। और लॉजिस्टिक मतलब वहां से माल लेकर आना, यहाँ स्टोर करना और फिर मशीनों तक वो माल को पहुंचाना, मशीनों तक वो माल को पहुंचाना। ऑपरेशंस में क्या क्या आता है? हाँ, मशीनिंग, पैकेजिंग, असेंबली, टेस्टिंग। यानी ऑपरेशन वो एक्टिविटी है जब आप इनपुट से आउटपुट लाते हो, इनपुट से आउटपुट लाते हो। तीसरा क्या है? आउटबाउंड लॉजिस्टिक। इसमें क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? माल कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचेगा, इसमें भी वेयर हाउसिंग आएगी क्या? हाँ, इसमें माल को आपके रिटेलर तक पहुंचाना आएगा क्या? अपने स्टोर्स तक पहुंचाना आएगा क्या? अपने स्टोर्स तक पहुंचाना भी तो आएगा। लिखो, वेयर हाउसिंग, उसको हैंडल करना, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा। अच्छा, माल लाना भी ट्रांसपोर्टेशन है, माल ले जाना भी ट्रांसपोर्टेशन है। एक है इनबाउंड, दूसरा है आउटबाउंड। जब माल आता है उसको बोलते हैं इनबाउंड, जब माल जाता है उसको बोलते हैं आउटबाउंड। आप लोग में से कितने लोगों को बैंक्स का फोन आया है? हाँ, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, अकाउंट खुलवा लो। आया है कि नहीं आया है? आया है। ये क्या है? मार्केटिंग। प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से सेल करना। और अब तो आजकल ऐसा नहीं होता है, नहीं तो लोग एलआईसी की जो पॉलिसीज वगैरह ना घर घर आकर बेचा करते थे, लिटरली। एंड आई हैव सीन दैट घर आकर इवन एक बार हमारे यहाँ आया था कोई प्यूरिफायर वाला, वाटर प्यूरिफायर वाला। उन्होंने बोला एक ग्लास पानी लेकर आओ। हम लेकर आए एक ग्लास पानी। उन्होंने बोला ये आरओ है कि नहीं। लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस वेरी सीरियसली, 10-15 साल पुरानी बात है। उन्होंने बोला ये आरओ है कि नहीं। तब तक आरओ इतना ज्यादा आया नहीं था। हमने बोला नहीं, ये तो आरओ प्यूरिफायर नहीं है। उन्होंने कोई तो मशीन डाली एंड हमारा पानी पूरा का पूरा ग्रीन हो। वी वर शॉक्ड टू सी दैट कि मतलब हम इतना गंदा पानी पी रहे हैं कि ये क्या है, पूरा पानी ग्रीन हो गया। What were they doing? They were marketing their water purifier. They were marketing their water purifier. Marketing किस किस तरीके से हो सकता है? डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब कॉल करके या उनको बताकर प्रोडक्ट के बारे में। कितने भी तरीके से मार्केटिंग, किसी भी तरीके से मार्केटिंग किया जा सकता है। अरे मार्केटिंग में कई जगह ऐसा लिखा होता है नो स्मोकिंग और नीचे किसी बैंक का नाम लिखा होता है, दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग। वो लोग क्या कर रहे हैं? सोशल मार्केटिंग कर रहे हैं। सोशल मार्केटिंग मतलब एक सोशल आइडिया को कस्टमर तक पहुंचाना और अपने बैंक का नाम लिखकर क्या कर रहे हैं? दैट वी सपोर्ट दिस आइडिया, वी सपोर्ट दिस आइडिया। और लास्ट है आफ्टर सेल सर्विसेज। लास्ट है आफ्टर सेल सर्विसेज। जैसे कि हमने इसमें बात किया था मारुति की इतनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज है। क्यों? क्योंकि उनके बहुत सारे आफ्टर सेल सर्विस के सेंटर्स हैं। सपोर्ट एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, तीसरा एचआर, चौथा लिखो प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में क्या आता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक तो लाना होता है। प्रोक्योरमेंट क्या होता है? कहां से लाना है, किस तरीके से। अगर आप बल्क में खरीद रहे हो तो क्या आप नेगोशिएट कर पा रहे हो लोअर प्राइसेस? आप किधर से माल लेकर आ रहे हो? जैसे एच एन एम का एक्चुअल धंधा है प्रोक्योरमेंट का। वो लोग बेच रहे हैं, वो तो बेच रहे हैं, बट उन लोग जो सप्लायर्स को सिलेक्ट करके माल परचेज करते हैं वही तो वो माल बेच रहे हैं, बस अपनी थप्पा लगाकर, बस अपना थप्पा लगाकर। मतलब उन्होंने ढूंढ लिया है कि सबसे चीपेस्ट रिसोर्सेज कहाँ है जहां से हम प्रोडक्ट को प्रोक्योर कर सकते हैं। दूसरा क्या है? तीसरा, चौथा। इसको सपोर्ट एक्टिविटीज क्यों बोलते हैं?
ये चारों चीजें किसी ना किसी से सपोर्ट करती है हमारी वैल्यू चेन को। जैसे एचआर मैनेजमेंट किस तरीके से सपोर्ट करता है, अरे इनबाउंड लॉजिस्टिक करना, ऑपरेशन करना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक करना, मार्केटिंग करना, सेल्स करना, सर्विसेज देना, ये सब एट द एंड कौन कर रहा है, एम्प्लॉयज कर रहे हैं। और एम्प्लॉयज को अगर आपने अच्छी तरीके से हायरिंग ही नहीं की तो क्या मतलब, यानी वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट एक्टिविटीज इज एचआर मैनेजमेंट, बिगेस्ट सपोर्ट। वो एक किसका आया था, एक इंटरव्यू आया था कि मेरा जो बेस्ट हायर है, दैट पर्सन वाज अ नॉन ग्रेजुएट, दे डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट इट वाज माय बेस्ट हायर। ये उनको कैसे पता चला कि दिस विल बी अ गुड फिट, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा एचआर में उनका इंटरव्यू लिया। यार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जस्ट टू चेक कि आप हमारी कल्चर के साथ बैठोगे कि नहीं। तुमको कितना नॉलेज है वो तो अलग चीज है, आप हमारे कल्चर के साथ फिट पर्सन हो कि नहीं, इवन दैट इज चेक्ड। यानी एचआर मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट एक्टिविटीज, वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट एक्टिविटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, आपका फाइनेंस, आपका आईटी सॉफ्टवेयर, आपके एप्लीकेशंस फॉर प्रोक्योरमेंट वगैरह भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। और आपकी बिल्डिंग जहां पर आप बैठकर काम कर रहे हो, आपके हेड ऑफिसेज, ये सब किस में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्या लिख लेना, सपोर्ट एक्टिविटीज, और यहां लिखना प्राइमरी एक्टिविटीज। एनालिसिस करना मतलब इन 9 एक्टिविटीज में पहला अपना स्ट्रेंथ ढूंढो, अगर आपका स्ट्रेंथ है तो उसको इंटैक्ट रखो। दूसरा, आप अपने वीकनेसेस ढूंढो और उस वीकनेस का को क्या करो, स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करो। क्या करना है वीकनेसेस के साथ, क्या करना है वीकनेसेस के साथ, स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है। डन है क्या, आगे बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ये, क्या आता है इंडस्ट्री एनालिसिस में, हाँ, माइकल के 5 फोर्सेस। क्या क्या है माइकल के 5 फोर्सेस, रेस्ट इन, रेस्ट इन, आर ई, सबकी आवाज नहीं आ रही है, आर ए ई एस एच बी। माइकल पोर्टर का है इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव प्रेशर चेक किए बिना उस इंडस्ट्री में घुसना मत, जब तक आप इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव प्रेशर चेक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव प्रेशर। इंडस्ट्री एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू चेक, टू चेक कॉम्पिटिटिव प्रेशर। चेक द कॉम्पिटिटिव प्रेशर ऑफ इंडस्ट्री। माइकल के जो 5 फोर्सेस हैं, माइकल पोर्टर के जो 5 फोर्सेस क्या है, वो आपको किस चीज में हेल्प करते हैं, इस चीज में। कोई समझा सकता है मुझे एयरलाइंस के एग्जांपल के साथ माइकल के 5 फोर्सेस। हाँ, तू ही तू जो उसकी तरफ देख रहा है, थोड़ा जोर से बोलना, सब सुने प्लीज। माइकल पोर्टर की कितने फोर्सेस है, 5। उसको अपन ने एक एग्जाम्पल से पढ़ा था विच वॉज द एयरलाइंस एग्जाम्पल, इवन वीडियो देखा था। अरे सारे पॉइंट पढ़ लेगा तो फिर बताएगा क्या, चलो बोलो, ठीक है, ठीक है। अब एयरलाइंस एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था, क्या चेक करना है, ये 5 पॉइंट्स है, सो व्हाट, कैसे चेक करेंगे, ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट,
तो क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो क्या, बहुत सुंदर। यानी एयरलाइंस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट लगता है, इसलिए जो न्यू एंट्रेंस है वो बहुत जल्दी से एंटर नहीं कर पाते। ये अपने लिए अच्छी बात है या बुरी? अच्छी बात है। नेक्स्ट। तू तेरे को थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस नहीं समझाना है, तेरे को माइकल के 5 फोर्सेस समझाने एयरलाइन इंडस्ट्री के एग्जांपल से। जो तू देख रहा है ना उसकी नोटबुक में गलत देख रहा है। बेटा बाकी लोग जल्दी से पढ़ लो, क्योंकि मैं किसी को भी खड़े करवाऊंगी। जो तुम ही हंस रहे हो ना, कैसा है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स? क्यों? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स? फटाफट एयरलाइन इंडस्ट्री से पांचों फोर्सेस समझेंगे। पहले एक बार वापस से 5 फोर्सेस बताना। रेस्ट इन बीस। आर ई एस। एस मतलब सब्सटीट्यूट बोलना पहले, ठीक है? एस एस अबे अभी भी बी। ओके। एयरलाइन इंडस्ट्री से हमने समझा था। पहला समझते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। एयरलाइन इंडस्ट्री में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, आपके रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। आपके फ्यूल के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मतलब एट द एंड ये जो एंट्रेंस है वो जल्दी से यहाँ एंटर नहीं करना चाहेंगे। अब अगर मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती हूँ तो मेरे लिए अच्छी बात है या बुरी? अच्छी बात है ना। एंट्रेंस जल्दी से एंटर नहीं कर पाएंगे तो मैं जल्दी से एंटर कर, अगर मैं एंटर कर गई तो मेरे लिए क्या है ये? अच्छी बात है। मेरे लिए क्या है? अच्छी बात है। दूसरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। इसमें क्या बात किया था यार अपन ने? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दो ही तो सप्लायर्स है। दो ही तो सप्लायर्स है। प्लस जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो क्या होते हैं? वो सेट होते हैं। वो क्या होते हैं? सेट होते हैं। तीसरा, अगर पायलट्स ने बोल दिया मैं आज फ्लाइट नहीं चलाऊंगा, चलाऊंगा, कहीं ना कहीं सप्लायर्स का जो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है। तीसरा, सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट क्या क्या है यार? आप रोड से जा सकते हो, आप वाटर से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप बस से जा सकते हो। आप मत जाओ। अगर प्राइजेस बहुत ज्यादा है तो आप मत जाओ। मतलब देर आर अ लॉट ऑफ। तू लिखाना, हाँ ना? सुन तो तू सब्सटीट्यूट में लिखाना, मैं बैलगाड़ी से जाऊंगा। सुनो, यानी सब्सटीट्यूट भी बहुत सारे हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स भी बहुत ज्यादा है। बस एक चीज अच्छी है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कहीं ना कहीं कम है। चौथा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अब आप मेरे को बताओ कि इंडिगो है, विस्तारा है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, अभी तक बंद नहीं हुआ है, मतलब यानी देर आर 4-5 ऑप्शंस। अब मैं जाऊंगी मेक माई ट्रिप में या क्लियर ट्रिप में, और मैं देखूंगी फ्लाइट से मुंबई टू दिल्ली, या जो मुझसे कम प्राइस ले लूंगी। यानी यहाँ पर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स आता है या सप्लायर्स? मतलब इंडिगो की पावर ज्यादा है या बायर्स की? बायर्स की। क्यों? क्योंकि उनके पास, उनको पूरा नॉलेज है, उनके पास इंटरनेट है, उनके पास सोर्सेज है टू अंडरस्टैंड कि कहां पर मुझे बेस्ट प्राइसेस मिलेंगे, और वो लोग उसी से जाएंगे। मतलब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स बहुत ज्यादा है। और राइवलरी, ये भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कम है। आप प्रोडक्ट में ज्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या कर सकते हो? आप कम से कम प्राइसिंग रख सकते हो, क्योंकि इंडिया के कस्टमर्स को क्या चाहिए? कम से कम प्राइसिंग। मतलब प्राइस वॉर्स होगा, और प्राइस वॉर्स होगा तो क्या होगा? राइवलरी बहुत ज्यादा होगी। राइवलरी बहुत ज्यादा होगी। यानी अगर मैं 5 फोर्सेस में देखूं तो 4 तो बहुत स्ट्रांग है। यानी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर स्ट्रांग है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर स्ट्रांग है, सब्सटीट्यूट स्ट्रांग है, राइवलरी स्ट्रांग है। सिर्फ क्या कम है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कम है। मतलब कहीं ना कहीं एयरलाइन इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव प्रेशर अच्छा नहीं है, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है इस इंडस्ट्री में जाना।
क्या डन है क्या? यानी आप कॉम्पिटेटिव प्रेशर ऑफ इंडस्ट्री किस तरीके से चेक कर सकते हो? 5 फोर्सेस से चेक कर सकते हो। पहला है, दूसरा है, तीसरा, लास्ट है। लिखा क्या? राइवलरी, एंट्रेंस, सब्स्टिट्यूट, सप्लायर्स, बायर्स। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। एयरलाइन इंडस्ट्री का जो मैंने एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल छोटा छोटा यहाँ लिखो कि क्या लगता है कहां पर राइवलरी स्ट्रांग है, मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री में राइवलरी स्ट्रांग है क्या, सप्लायर स्ट्रांग है क्या, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर स्ट्रांग है क्या, सब्सटीट्यूट्स का थ्रेड स्ट्रांग है क्या, और न्यू एंट्रेंस का थ्रेड स्ट्रांग है या वीक है। फटाफट लिखो, 2 मिनट दे रही हूँ, जो जो मैंने पॉइंट्स बोले, जस्ट थिंक अबाउट इट। और पढ़ो यार तुम लोग जरा, ये बोल रही हूँ। हाँ हाँ। और ये जो तुम्हारे साथ बाकी के 4-5 लोग बैठते हैं ना, जो नहीं आए हैं, अगर उनके मार्क्स कम आए एसएम में, उनको बता देना, मैं उनकी ऐसी की तैसी कर दूंगी और वो बैन कर दूंगी मैं इस क्लास से। हाँ, क्या नाम है उनका बताना। मैं ये यहां से फेंक के मारूंगी। नाम भूल गया तू उसका, तू उन 5 का नाम भूल गया जिसको तू बोलता है आजा भाई बैठ जा, आजा भाई बैठ जा, तू उसका नाम भूल गया। वो गलती से एक पीछे बैठ जाता है ना, भाई जल्दी आ जल्दी आ। लिखा क्या? अच्छा, मुझे बताओ कि amazon फ्लिपकार्ट जैसे सप्लायर्स, सप्लायर्स की बात कर रही हूं, सॉरी, फ्लिपकार्ट amazon जैसे बायर्स में बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज्यादा रहेगा या कम? कम रहेगा। क्यों? ये बायर्स बहुत स्ट्रांग है, ये बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हम, अच्छा, ये अपन ने एक कंपनी का नाम सुना था, इनविडिया, जो क्या बनाती है? जीपीयूज बनाती है, जो उनका अपने कस्टमर्स पे बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगा या कम? ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक कंपनी है, वो एक सप्लायर है, बायर्स बहुत सारे हैं, प्लस उसका प्रोडक्ट बहुत डिफरेंशिएटेड है, उसका प्रोडक्ट बहुत डिफरेंशिएटेड है। अच्छा, ये अपन पनरी जाते हैं और ये क्लोथिंग मार्केट वहां रहता है, तो वहां के जो सप्लायर्स है उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगा या कम? बहुत ऑप्शंस है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं एक एक करके बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एंट्रेंस की। एंट्रेंस के बारे में भी हमने कुछ पढ़ा था। ए, लिखो लिखो लिखो, एंट्रेंस के बारे में हमने पढ़ा था, ए बी सी सी डी डी। आज बता रही हूँ, आज बता रही हूँ, ए बी सी सी डी डी ई, ए बी सी सी डी डी ई। ए फॉर, सी फॉर, सी फॉर, A for possibility of aggressive, possibility of aggressive retaliation। जहां पर जोमैटो स्विगी जैसे लोग हैं जिनको किसी के बाप का डर नहीं है, जिनको ये फर्क नहीं पड़ता कि उनका प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाए, क्यों नहीं फर्क पड़, यार आज में, चलो ये छोड़ो, आज में नायका का प्रॉफिट देख रही, नायका का सितंबर 24 का सेल है 1800 करोड़, ठीक है, उनका प्रॉफिट है, दैट्स इट, दैट इज इट। अच्छा, FY23, FY23 का प्रॉफिट है, सॉरी, FY23 का उनका सेल है ऑलमोस्ट
4,000 करोड़ या 3,000 करोड़, आई एम नॉट श्योर, उसमें उनका प्रॉफिट है 32 CR ओनली। मतलब पिछले साल नायका जैसी कंपनी ने कितने CR बनाए सिर्फ? 32 CR। अब उनको किसी का डर नहीं कि 32 करोड़ कुछ है ही नहीं। 32 करोड़ इज लिटरली नॉट इवन 1%। अब कोई और कंपनी आकर कुछ बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग देगी ना, तो नायका बोलेगी मेरे को 32 करोड़ भी नहीं चाहिए, देखो मेरे ये 32 करोड़ भी नहीं चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है वैसे भी, 1% और -1% में सिर्फ 2% का फर्क है, लुटा देंगे। यानी यहाँ पर अग्रेसिव रिटेलिएशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कम होगा या ज्यादा? कम होगा या ज्यादा? कम होगा ना, क्योंकि लोग डरेंगे ना। हर इंसान में कैपेसिटी थोड़ी होती है कि 1% -1% भी रहेगा तो चलेगा। कुछ लोग तो ड्राइव ही करते हैं बिजनेस फॉर प्रॉफिट। लिखना पहला पॉइंट, ABCC पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। सुनो यार, किस तरीके से लिखना है देखो आप लोग, पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। पहले तो ए को थोड़ा हाईलाइट कर देना। अच्छा, अगर ये पॉसिबिलिटी अग्रेसिव रिटेलिएशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस क्या होगा? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस क्या होगा? कम। ऐसे लिखो, पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन अगर ज्यादा है तो थ्रेट क्या होगा? कम। अगर अग्रेसिव रिटेलिएशन कम है तो थ्रेट क्या होगा? ये समझ रहा है ना? आगे बढ़े ना। ए बी, बी ब्रांड आइडेंटिटी, बी फॉर ब्रांड आइडेंटिटी। अगर किसी इंडस्ट्री में किसी का ब्रांड बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है, जैसे कि सनग्लास इंडस्ट्री में रेबैन का जो ब्रांड है वो बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है, तो वहां पर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस क्या होगा? थोड़ा कम हो जाएगा। वहां पर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस क्या, जैसे कल ही अपन एग्जाम्पल एक डिस्कस कर रहे थे, बोट। अब आप मुझे बताओ कि बोट ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बना ली है कि अब अगर किसी को उस प्राइस रेंज का हेडफोन्स लाना है तो वो थोड़ा 2 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बोट जैसा एक कॉम्पिटिटर बैठा है। यानी ब्रांड आइडेंटिटी, यानी ब्रांड आइडेंटिटी अगर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? ब्रांड आइडेंटिटी ज्यादा है तो क्या होगा? थ्रेट कम होगा। डन। ए बी सी कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये तो बहुत इजी है। अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है, वहां थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस क्या होता है? थोड़ा कम होता है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस क्या होता है? थोड़ा कम होता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा तो थ्रेट। चौथा, स्विचिंग कॉस्ट। इसमें अपन ने एग्जांपल दिया एसएपी और टैली का। अगर मैं एसएपी सेट कर देती हूँ अपने फर्म में, तो उसको चेंज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एसएपी एक तो बहुत बड़ी कॉस्टिंग के साथ आता है। अच्छा, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उतना कॉस्ट ज्यादा होता है। प्लस एसएपी टैली से एसएपी में जाना या किसी और सिस्टम से एसएपी में जाना टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑफ मेकिंग द चेंज। आपके एम्प्लॉयज एक चीज से सेट है, आपको उनका पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। अगर आपको एसएपी पे आना है तो, या किसी भी और सॉफ्टवेयर पे जाना है तो, ये माइंडसेट चेंज करना, ये कल्चर चेंज करने में भी बहुत समय लगता है। अब कोई वापस ये एफर्ट्स नहीं लेगा। मतलब स्विचिंग कॉस्ट अगर कहीं ज्यादा है तो क्या होगा? एंट्रेंस कम होगा। बट वही नमक, टाटा नमक नहीं मिला तो कोई और नमक आप ले लोगे। यानी स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम है। स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस बहुत ज्यादा है। लिखो, क्लास के साथ डिस्कस करना है तेरा डिस्कशन। क्या? क्या पूछ रहा था बता। आज तक खरीदा है तूने नमक? कौन सा? निरमा का नमक?
निरमा का वॉशिंग पाउडर निरमा की बात कर रहे हो? हट। दूध सी सफेदी निरमा से आए। अगर स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कम है, लिखो। ए बी सी सी डी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत डिफरेंशिएटेड है तो वहां पर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कम है। ये तो डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं है। आप जितना अच्छा डिफरेंशिएटेड यूनिक प्रोडक्ट बनाओगे वहां पर लोगों की एंट्री थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाता है, वहां आपको एक कोर कॉम्पिटेंसी मिल जाती है। यानी अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ज्यादा है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस थोड़ा कम है। तो कर ले बातें। और अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं तेरे से ही पूछूंगी। तो मेरी बातें क्यों नहीं सुनता है? तो बाद में डिस्कस कर लिया कर अपने दोस्त से। ए ए का मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। बी सी वापस सी डी डी एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जैसे कि एचयूएल, जैसे कि पार्ले जी। वो हर जगह मिलता है। मतलब ऐसा है कि आप वो छोटी सी पान शॉप होती है ना, अगर आप उसमें भी जाओगे ना तो आपको हो सकता है पार्ले जी मिल जाए। मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हर जगह है। अच्छा, इवन हल्दीराम, हल्दीराम का वो मूंग दाल, छोटा भुजिया, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। इस छोटा भुजिया, छोटा भुजिया 5 पैकेट, 5 रुपए में। छोटा भुजिया मतलब छोटा भुजिया का पैकेट पे। ठीक है, इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना स्ट्रांग है कि अगर किसी को इतने लेवल में आना है तो उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इतने लाने पड़ेंगे। मतलब उनको भी कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लगेगा। तो थ्रेट क्या होगा? एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट क्या है? ए बी सी सी डी डी ई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी जितना ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल उतना ज्यादा डर उस जगह एंटर करने का। फटाफट लिख लो। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ज्यादा तो थ्रेट कम। और लास्ट है इकोनॉमीज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर ज्यादा तो थ्रेट डन है क्या? ए बी सी सी डी डी ई एंट्रेंस। एक और में बहुत सारे पॉइंट्स है। कौन सा? एक और में बहुत सारे पॉइंट्स है। सी डी ई एफ जी आई। ए बी सी सी डी डी ई एक का है, दूसरे का है सी डी ई एफ जी आई। सी डी ई एफ जी आई ऐसे याद हो गया है? हाँ, तो ऐसे ही याद हो गया तो बहुत सुंदर बात है। इंडस्ट्री में एक ही लीडर है, इंडस्ट्री में एक ही लीडर है, यानी उसके साथ राइवलरी करना थोड़ा मुश्किल होगा।
और जितने भी छोटे छोटे उसके इंडस्ट्री लीडर के अलावा जितने भी छोटे छोटे लोग हैं उनमें राइवलरी थोड़ा ज्यादा होगा। दूसरा, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, मतलब लीडर कोई भी नहीं है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है। जैसे कि पंडरी की क्लोथिंग मार्केट, वहां इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, इतनी कॉम्पिटिशन है, कोई भी लीडर नहीं है, क्योंकि अगर कोई बड़ा है तो वैसे और भी 3-4 बड़े बड़े लोग हैं, यानी कोई भी एक लीडर नहीं है। वहां राइवलरी कैसी होगी? ज्यादा होगी। यानी पहला हो गया इंडस्ट्री का लीडर, दूसरा हो गया नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, तीसरा फिक्स्ड कॉस्ट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, सुनना समझना, अगर किसी इंडस्ट्री का फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो वो क्या करेगा? उस फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होगा, जितना ज्यादा सप्लाई उतना ज्यादा प्राइस। डिमांड तो नहीं बढ़ सकती ना, आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर लोगे, यानी डिमांड 1 लाख की है और आपने सोचा मैं ही पूरे 1 लाख प्रोड्यूस कर लूं, और आपके जैसे 5 लोग बैठे हैं, तो डिमांड थोड़ी ना 5 लाख की हो जाएगी। एट द एंड लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे जहां प्राइस कम हो, यानी ऐसे केस में राइवलरी बहुत ज्यादा हो जाती है। चौथा है बिग बॉस, जहां से आप निकल नहीं पाते हो, जहां का एग्जिट बैरियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको उसी घर पे रहकर उन्हीं लोगों से लड़ाई करके आगे निकलना है। मतलब जहां पर एग्जिट बैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर आप सेम इंडस्ट्री में फंस जाते हो, और जब आप सेम इंडस्ट्री में फंस जाते हो तो वहां पर राइवलरी क्या होती है? अपने आप थोड़ी ज्यादा हो जाती है। चौथा है, पांचवा है ग्रोथ। अगर इंडस्ट्री स्लो ग्रोइंग है, यानी अगर एक इंसान आ रहा है मार्केट में, सब क्या करेंगे? उस पर कूद पड़ेंगे कि मेरा ही प्रोडक्ट लेना। यानी जहां पर इंडस्ट्री स्लो ग्रोइंग है वहां पर हर इंसान क्या चाहेगा? कि वो एक इंसान को तो मेरा ही प्रोडक्ट मिले। मतलब राइवलरी वहां पर भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। क्या क्या पढ़ चुके हैं? एक इंडस्ट्री का लीडर है, दूसरा नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, तीसरा फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, चौथा एग्जिट बैरियर ज्यादा है, पांचवा स्लो ग्रोथ है, और छठवां प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एक बार यहां पर भी मैं बता देती हूँ, फिर भी जिसको ऐसे याद रखना है। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, अगर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ज्यादा है तो राइवलरी कम है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ज्यादा है तो राइवलरी हाई है, सॉरी 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 सॉरी, राइवलरी हाई है। डी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो राइवलरी कम है। ई, एग्जिट बैरियर्स, अगर एग्जिट बैरियर ज्यादा है तो वापस राइवलरी ज्यादा होगी। फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो राइवलरी ज्यादा होगी। स्लो ग्रोथ, अगर ग्रोथ स्लो है तो राइवलरी ज्यादा होगी, और अगर एक इंडस्ट्री लीडर है तो उसके साथ राइवलरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जाने क्या लिख लिया क्या पांचों पॉइंट? बायर्स, सप्लायर्स और सब्सटीट्यूट बहुत ईजी है। मेरे को 2 मिनट बस ले रही हूँ आप लोगों का। अगर बायर्स के लिए प्रोडक्ट बहुत क्रिटिकल है तो बायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी या कम? कम होगी। बट क्रिटिकल नहीं है तो ज्यादा। अगर अगर बायर्स को पूरा नॉलेज है तो कम। अच्छा, बायर्स अगर बड़े बड़े बायर्स है तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स ज्यादा। अगर बायर्स को फुल नॉलेज है तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स ज्यादा होगी। वहीं सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर कब ज्यादा होगी? जब बायर्स के लिए प्रोडक्ट क्रिटिकल है, या सप्लायर्स कम है, या स्विचिंग कॉस्ट हाई। डन। ये पोर्टर्स के 5 फोर्सेस हो गए। अपना क्या बचा है? अपना बचा है बिजनेस, एनवायरमेंट और कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। वो कल अगर क्लास, मुझे तो नहीं लगता लग पाएगी, बट अगर लग पाई तो उसमें ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू।